Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 30th of August 2021. तो गाइज आज है तारीख 30 अगस्त 2021 और है मंडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे, एक बार नजर मार लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स का डिस्कशन करना है हम लोग को आज के इस वीडियो में। सबसे पहले आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं राइट टू प्राइवेसी और राइट टू बी फॉरगॉटन के बारे में। ये दोनों राइट्स क्या हैं हमारे, डिटेल में हम इसको समझेंगे, क्यों है न्यूज़ में, इसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं। यह आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है ये यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चाहो तो आप लोग साथ ही साथ नोट्स वगैरह बनाकर चल सकते हो। अदरवाइज पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वो कहाँ पर मिलेगी आगे मैं बताने वाला हूँ उसके बारे में भी। उसके बाद आज हम सेकंड आर्टिकल में बात करने वाले हैं चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के बारे में। तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर बच्चों के ऊपर क्लाइमेट चेंज का बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ रहा है। तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इस क्लाइमेट चेंज का, साथ ही साथ इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, ये रिपोर्ट सब क्या बोलती है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में हम बात करेंगे मालाबार एक्सरसाइज 2021 हाल ही में देखने को मिली। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में हुई है, उन कंट्रीज़ को ग्रुप को क्या बोलते हैं, मालाबार एक्सरसाइज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे चिकनगुनिया वैक्सीन के बारे में। तो ये जो चिकनगुनिया डिजीज़ है इसके लिए यहाँ पर एक वैक्सीन पहली बार बना दी गई है इंडिया के अंदर, और वो वैक्सीन सेकंड और थर्ड ट्रायल में चल रही है। तो वो वैक्सीन क्या है, उसका नाम क्या है, हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ चिकनगुनिया ये कौन सी बीमारी है इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में। तो यहाँ पर हुआ क्या है, क्रॉप इंश्योरेंस को लेकर एक योजना काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। वो क्या है योजना, डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। ये क्यों है आर्टिकल चर्चा में, इसको भी हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे ग्रेटर मेल प्रोजेक्ट के बारे में। तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल है इसमें हम लोग इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस को कवर करेंगे। ये आर्टिकल आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। भारत एक प्रोजेक्ट लगाने वाला है मालदीव्स के अंदर, एक मेगा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, कितना रुपये का ये प्रोजेक्ट होने वाला है, क्या है प्रोजेक्ट, इससे क्या फ़ायदा होगा। एट दी लास्ट हम बात करेंगे हैकेथन के बारे में। तो हैकेथन मंथन 2021 होने वाला है। तो ये हैकेथन क्या होता है, आगे हम लोग इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो जैसा मैंने बताया था, अगर आप लोगों को पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। दीपक यादव एजुकेशन चैनल का नाम है, वहाँ से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, यहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर लेना। अपनी जितनी भी क्वेरीज है मुझसे आप लोग पूछ सकते हो। बाय द वे इन दोनों ही चीज़ों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, फिर आप लाइक करना भूल जाओगे, पढ़ाई में लग जाओगे। तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, क्योंकि यहाँ पर इसका कोई चार्ज जा नहीं रहा है और एक तरीके से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, प्लस मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। वीडियो काफ़ी और लोगों तक रीच होगा, और भी लोगों की मदद हो पाएगी। तो यहाँ पर वीडियो को लाइक ज़रूर करना। नाउ बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि आप सभी लोग बोलते हो कि रिवीजन करवा दिया करो, तो यहाँ पर डेली बेसिस पर हम लोग रिवीजन करते हैं अपने पिछले करंट अफेयर का। तो मतलब कल जो हमने करंट अफेयर डिस्कशन किया था तो उसका रिवीजन फटाफट हम लोग कर लेते हैं हाथों हाथ। तो यहाँ पर हमने कल डिस्कस किया था प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ शुगर केन के बारे में। आपको मालूम होगा शुगर केन को लेकर जो ये प्राइस है, खासकर जो फेयर रेम्युनेटिव प्राइस है एफआरपी, इसको बढ़ा दिया गया है। यहाँ से किसान भाइयों को काफ़ी हद तक फायदा होता हुआ नजर आएगा। ये हमने कल डिटेल में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे कल मैंने आपको बताया था एफआरपी और जो ये एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो आप लोग आज मुझे बताओगे नीचे कमेंट सेक्शन में क्या है डिफरेंस बिटवीन द फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइस और मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ओके, सेकंड आर्टिकल में हमने कल डिस्कस किया था कि अफगानिस्तान के अंदर जो आज के टाइम पर क्राइसिस क्रिएट हो रहे हैं, तालिबान का पूरी तरह से कंट्रोल हो चुका है। इन सब की वजह से बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनको एक तरीके से आज के टाइम पर काफ़ी हद तक खतरा देखने को मिलेगा, थ्रेट देखने को मिलेगा। तो आपको बताना यह है कि अफगानिस्तान के अंदर जो ये दिक्कत है इसकी वजह से इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, ये ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हमने कल डिस्कस किया था न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन के बारे में। तो हाल ही में न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन को अनाउंस किया गया एक स्टेट के अंदर। और यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये जो कॉन्जुगेट वैक्सीन है ये कौन सी बीमारी के लिए बनाई गई है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वो उसका नाम भी न्यूमोकोकल से ही थोड़ा बहुत रिलेट होता हुआ नजर आता है, यह मैं हिंट दे देता हूँ। उसके बाद कल हमने डिस्कस किया था इंडिया और नेदरलैंड के रिलेशंस के बारे में। इंडिया और नेदरलैंड के रिलेशंस काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहे हैं पिछले कुछ सालों में, चाहे वो इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से बात करें हम लोग, चाहे वो ट्रेड के मामले में बात करें या फिर और भी अन्य सेक्टर्स के अंदर बात करें, तो काफ़ी अच्छी तरीके से दोनों के रिलेशंस ग्रो होते हुए नजर आ रहे हैं। करना क्या है आप लोगों को, नीदरलैंड को जाकर एक बार मैप में देख लेना, काफ़ी हद तक आपकी हेल्प हो जाएगी। फिर उसका हमने कल डिस्कस किया था कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो आज के टाइम पर जो पोल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा करता हुआ नजर आएगा, जो कार्बन एमिशन है वो
काफ़ी ज़्यादा होता हुआ नजर आएगा। तो इन दोनों चीज़ों को टैकल करने के लिए एक सोल्यूशन हो सकता है। सोल्यूशन क्या है? वो यहाँ पर डीकार्बोनाइजेशन। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को डीकार्बोनाइज करना पड़ेगा, मतलब इस सेक्टर के अंदर से कार्बन को खत्म करना पड़ेगा। वो कैसे कर सकते हैं? हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल कर तो आपको ध्यान रखना है, जब हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करेंगे तो जो ये फ्यूल वाले तेल वाले व्हीकल्स हैं इनका इस्तेमाल कम कर देंगे। इससे काफ़ी हद तक फायदा होता हुआ नजर आएगा और साथ साथ पोल्यूशन भी कम होगा। उसका बाद कल हमने डिस्कस किया था ईज 4.0 के बारे में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ईज की फुल फॉर्म क्या है। और एक तरीके से जो ये ईज 4.0 है ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा अनाउंस किया गया, ताकि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, बाय द वे पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से होते हैं? जिसकी ओनरशिप सरकार के पास होती है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट के अंडर में पब्लिक सेक्टर बैंक्स आते हैं, इनके अंदर रिफॉर्म्स लाए जाएंगे, इनके अंदर बदलाव लाए गए हैं, ताकि जो है जो इनका एक तरीके से कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसको इंक्रीज किया जा सके, जो वर्किंग प्रोफेशन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सके। एट द लास्ट हमने बात करी थी कि इंडिकेटर फॉर एशिया एंड द पैसिफिक के बारे में। तो क्या हुआ है, जो है हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश करी है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। तो आपको बताना है एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे क्या हुआ, उस रिपोर्ट के अंदर पता ये चला है कि जो एशिया वाला रीजन है और जो पैसिफिक वाला रीजन है, यहाँ पर जो भी कंट्रीज़ है उनके अंदर कोविड का जो इम्पैक्ट है वो बहुत बुरी तरीके से पड़ा है। और उन सब चीज़ों की वजह से जो जॉबलेसनेस देखने को मिल रही है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है और भी वेरियस प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिली हैं, ऐसा इस रिपोर्ट ने बताया था। ठीक है, ये सब हमने कल डिस्कस किया था। आई होप आपको ये सब कुछ याद होगा, अदरवाइज़ यहाँ पर जाकर एक बार आप लोग इसको रिवाइज भी कर लेना। तो बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। आज का जो सबसे पहला आर्टिकल होने वाला है वो होगा पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। और आई होप आप सभी लोगों को मालूम होगा जो आपका यूपीएससी का सिलेबस है उसमें पॉलिटी एंड गवर्नेंस आता है जीएस पेपर 2 के अंदर। तो पहला आर्टिकल बात करता है राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू बी फॉरगॉटन के बारे में। ये क्यों है चर्चा में? तो सबसे पहले आप देख पाओगे यहाँ पर ये है द हिंदू का आर्टिकल। मैं साथ ही साथ आपको सारे सोर्सेज दिखाता रहूँगा कि कहाँ कहाँ से ये सारे आर्टिकल्स लिए गए हैं। द हिंदू के अंदर एक आर्टिकल आया था, चर्चा हो रही है कि एक केस फाइल किया गया एक एक्टर के द्वारा। एक एक्टर ने एक केस फाइल किया दिल्ली हाई कोर्ट में और उस केस में यहाँ पर इन्होंने प्ली करा है कि जितने भी इनके एक तरीके से एक्टर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इनके बहुत सारे वीडियोज़ होंगे, तो जितने भी इनके वीडियोज़ हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, तो इसको लेकर इन्होंने मांग ये करी है कि इनके वीडियोज़ हटा दिए जाएँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे से। अब ये हटाए जाएंगे भी तो कौन से राइट्स के अंडर हटाए जाएंगे, इन्होंने कौन सा राइट का इस्तेमाल किया है वो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कोर्ट ने भी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है, बिल्कुल यहाँ पे बोला है जो विमेन है उनके पास राइट टू प्राइवेसी है और राइट टू बी जो प्राइवेसी है उसको लेकर यहाँ पर विमेन को एक प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। तो ये है आर्टिकल। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, राइट टू प्राइवेसी और राइट टू बी फॉरगॉटन के बीच में क्या अंतर हम लोग को देखने को मिलता है। पहले तो हम समझेंगे जब ये राइट टू प्राइवेसी वाला सिस्टम है, ठीक है, ये किसी जजमेंट के थ्रू आया होगा, बिल्कुल। तो पहली चीज़ तो आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। एक केस हुआ था साल 2017 के अंदर, उस केस का नाम था केएस पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो जो राइट टू प्राइवेसी है वो एक फंडामेंटल राइट है, यानी कि अपनी चीज़, यानी आप कह सकते हो अगर आप लोग प्राइवेसी चाहते हो किसी चीज़ को लेकर, अपनी चीज़ों को थोड़ा सा पब्लिकली उसको अवेलेबल नहीं करना चाहते उसको यहाँ पर, तो आप राइट टू प्राइवेसी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, ऐसा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला। और साथ ही साथ यहाँ पे बोला राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया गया है एज अ राइट टू लाइफ। ठीक है, जो हमारा आर्टिकल 21 के अंडर में बोलता है पर्सनल लिबर्टी और राइट टू लाइफ, आपके पास जीने का हक है। और यहाँ पर इन सब चीज़ों को प्रोटेक्शन देते हुए राइट टू प्राइवेसी का भी काफ़ी बड़ा रोल देखने को मिल जाएगा। तो राइट टू प्राइवेसी भी एक फंडामेंटल राइट है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग चाहते हो किसी चीज़ को, अपनी जो इन्फॉर्मेशन उसको पब्लिकली नहीं अवेलेबल करवाना, तो आप राइट टू प्राइवेसी का इस्तेमाल करके उसको एक तरीके से सीक्रेट भी रख सकते हो। देन उसके बाद अगली आर्टिकल में हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर चर्चा हो रही है राइट टू बी फॉरगॉटन के बारे में। ठीक है, अभी हमने देखा राइट टू प्राइवेसी होकर बात हो गई, अब राइट टू बी फॉरगॉटन क्या है। तो यहाँ पर देखो राइट टू बी फॉरगॉटन का मतलब है, मान लो कोई व्यक्ति है, मैं उन्हीं एक्टर की बात लेता हूँ जो कि यहाँ पर चर्चा में है। ये एक्टर है, इनकी बहुत सारी जो ऑनलाइन वीडियोज़ हैं वो आज के टाइम पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है। ठीक है, अब क्या है, जो वीडियोज़ वगैरह पड़ी हैं, फोटोज़ पड़ी हैं प्लेटफॉर्म पर, तो इनकी मांग ये है कि मुझे सोसाइटी से भुला दिया जाए। ठीक है, सोसाइटी से मुझे भुला दिया जाए, मेरी जितने भी फ़ोटोज़ हैं, मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे से सब कुछ रिमूव कर दिया जाए, सब हटा दिया जाए और मुझे एक तरीके से भुला दिया जाए। और भुलाने के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है, राइट टू बी फॉरगॉटन। ओके, तो आपको ध्यान रखना है राइट टू बी फॉरगॉटन कब इस्तेमाल होता है, जब आप चाहते हो कि पब्लिकली मेरी कोई भी इंफॉर्मेशन ना रहे, सब कुछ जितनी भी मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको हटा दिया जाए, इंटरनेट से, सर्च से, डेटाबेस से, वेबसाइट से या फिर कोई और
पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हैं सभी जगह से मेरे डेटा को हटा दिया जाए। ओके, उसको बोलते हैं राइट टू बी फॉरगॉटन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। राइट टू बी फॉरगॉटन का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो शुरू हुआ था 2014 से, एक केस हो गया था गूगल स्पेन केस, तब से यहाँ पे राइट टू बी फॉरगॉटन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया है। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू लेना है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक केस के अंदर, पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था, कि जो राइट टू प्राइवेसी है ये एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन जो राइट टू बी फॉरगॉटन है ना, ये राइट टू प्राइवेसी से ही निकल कर आता है। मतलब राइट टू बी फॉरगॉटन और राइट टू बी जो प्राइवेसी है, ये कहीं ना कहीं आपस में लिंक करते हुए नजर आते हैं दोनों ही राइट। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि दोनों ही राइट्स लिंक करते हैं। एक तरफ यहाँ पे बोला जाता है राइट टू प्राइवेसी में, यहाँ पर भी आप चाहते हो कि जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो बाहर पब्लिकली अवेलेबल ना हो, और राइट टू बी फॉरगॉटन में भी आप यही चाहते हो कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिकली अवेलेबल ना हो। तो यहाँ पर क्या है, दोनों एक तरीके से मर्ज करते हुए नजर आते हैं। जो राइट टू बी फॉरगॉटन है वो कहाँ से निकल कर आया है, वो राइट टू बी प्राइवेसी से ही निकल कर आया है। ओके, क्वेश्चन ये है, क्या कुछ दिक्कतें नहीं होती होंगी राइट टू बी फॉरगॉटन को लेकर? बिल्कुल, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। प्रॉब्लम्स क्या देखने को मिलती हैं? देखो, यहाँ पर कोई व्यक्ति राइट टू बी फॉरगॉटन का इस्तेमाल कर रहा है। मान लो ये जो एक्टर है, इन्होंने यहाँ पे बोला मेरी सारी इन्फॉर्मेशन क्या कर दिया जाए, उसको एक तरीके से प्राइवेट कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे से। तो यहाँ पर ये क्या है, ये अपना राइट टू प्राइवेसी का इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा व्यक्ति है वो कह रहा है उसके पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। एक तरफ राइट टू इन्फॉर्मेशन भी तो होता है लोगों के पास, बिल्कुल। तो उसके पास राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो चाहता है कि इनकी इन्फॉर्मेशन बाहर लेकर आई जाए। सरकार के वो बार बार वो राइट टू इन्फॉर्मेशन की आरटीआई डालेगा और जो है वहाँ पे वो कोशिश करेगा जो इन्फॉर्मेशन ये बाहर आ जाए। तो यहाँ पर क्या होता है, जो राइट टू प्राइवेसी और राइट टू इन्फॉर्मेशन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर ये सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि हम यहाँ पे इशूज़ डिस्कस कर रहे हैं, तो इशूज़ में यही डिस्कस आती है। यही सबसे पहला प्रॉब्लम यह है कि राइट टू प्राइवेसी में से और राइट टू इन्फॉर्मेशन में से दोनों में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता हुआ रहता है। उसके बाद हमने देखा कि देखो यहाँ पर ये जो राइट टू एक तरीके से राइट टू बी फॉरगॉटन है, इसके अंदर आप सारी जो अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको एक तरीके से रिमूव करने के लिए कह रहे हो। लेकिन होगा क्या, ये कहीं ना कहीं प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट में है। अब यहाँ पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स को किससे डिनोट किया गया है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बोला गया मीडिया या फिर जो न्यूज़ वेबसाइट हो गए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गए, इनके लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये जो मीडिया, न्यूज़ वेबसाइट्स, ये सब हो गए, इनके अगेंस्ट में आप ये स्टेप उठा रहे हो, ऐसा यहाँ पर बोला गया, ठीक है। एक इशू ये देखने को मिल जाता है। फिर थर्ड इशू ये है कि इंडिया के अंदर जो है रिपीटेडली ये चीज़ें कभी एक्सेप्ट करी जाती हैं, कभी रिजेक्ट करी जाती हैं। कई केस आ जाते हैं जहाँ पर ये चीज़ें एक्सेप्ट कर ली जाती हैं, कोई केस ऐसे आ गए जहाँ पर रिजेक्ट कर दी जाती हैं। तो इंडिया के अंदर जो जजमेंट है वो बिल्कुल सही नहीं है इस चीज़ को लेकर। तो ये तीन सबसे बड़े इशू देखने को मिल जाते हैं राइट टू बी फॉरगॉटन को लेकर। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, आपके यूपीएससी जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उसके बाद सरकार क्या स्टेप उठाती है हम लोगों की प्राइवेसी को प्रोटेक्शन देने के लिए? आपकी मेरी किसी भी प्राइवेसी है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार क्या कौन से स्टेप उठाती है? तो यहां पर है, एक है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019। आपको मालूम होगा ये जो डेटा बिल है, यहाँ पर आपका जो डेटा है उसको पूरी तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है सरकार हमारी। और इस बिल को एक तरीके से रेकमेंड किया गया था बीएन श्री कृष्णा कमेटी के द्वारा साल 2018 में। उसके साथ सरकार दूसरा स्टेप उठाती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। यहाँ पर क्या होता है, मान लो आपका जो एक तरीके से डेटा वगैरह ब्रीच कर लिया जाता है कंप्यूटर सिस्टम से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, उस डेटा को प्रोटेक्शन देती है। तो मतलब आपका जो भी कंप्यूटर पर डेटा है, कंप्यूटर सिस्टम पर है, या फिर आपके पास कुछ डेटा स्टोर है, तो उसको यहां पर प्रोटेक्शन दिया जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के थ्रू। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, ये दोनों स्टेप हमारी गवर्नमेंट उठाती हुई नजर आती है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, और एनवायरमेंट आता है जीएस पेपर 3 के अंदर। आई होप आप सभी लोगों को मालूम होगा। चर्चा हो रही है चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के बारे में। तो यहां पर हुआ क्या है, एक न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि देखो रिसेंटली हुआ क्या है, यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई है। यूनिसेफ क्या है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ठीक है। इसने कोलैबोरेशन करा किसके साथ, फ्राइडेज फॉर फ्यूचर के साथ। कोलैबोरेशन करने के बाद इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज करी है। उस रिपोर्ट का नाम है द क्लाइमेट क्राइसिस इज अ चाइल्ड राइट क्राइसिस, इंट्रोड्यूसिंग द चाइल्ड राइट्स क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। यहाँ पर क्या है, जो ये क्लाइमेट क्राइसिस यानी क्लाइमेट चेंज वाली सिचुएशन देखने को मिल रही है, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से जो बच्चे हैं उनके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ये पहली ऐसी कोई एनालिसिस वाली रिपोर्ट देखने को मिली है जो कि यहाँ पर ये बताती है कि क्लाइमेट चेंज का बच्चों के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। ऐसे रिपोर्ट जो बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ती हुई नजर आए, ऐसी रिपोर्ट पहले कोई पब्लिश नहीं हुई है। तो पहली रिपोर्ट कुछ इस टाइप की देखने को मिल जाएगी, ऐसा यहाँ पे बोला गया। और इससे पहले भी एक एनालिसिस हुआ था
वो बेस्ड था किसके ऊपर, नॉटर डैम ग्लोबल एडेप्शन इनिशिएटिव इंडेक्स के ऊपर। इन्होंने यहाँ पर दिखाया कि जो ये क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट है बच्चों के ऊपर दुनिया भर में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देख पाओगे ये आर्टिकल डाउन टू अर्थ से कवर किया गया है, और डाउन टू अर्थ एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है अगर हम लोग बात करें यूपीएससी के करंट अफेयर सोर्सेज के अंदर। तो यहाँ पे बात करी गई है जो क्लाइमेट क्राइसिस पुटिंग अ बिलियन चिल्ड्रन एट एक्सट्रीमली हाई रिस्क, यानी इस क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से बहुत सारे बच्चे आज के टाइम पर हाई रिस्क पर हैं। ये सब यहाँ पर एक वार्निंग प्रोवाइड करवाई है यूएन रिपोर्ट ने। ये वाला पिक्चर देखो, इसमें आप इस पिक्चर में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पे ये वो जो डार्क वाला कलर है, यानी कि जो ये ब्लू वाला जहाँ पे मैं आपको डॉट डॉट दिखा रहा हूँ, ये जो डार्क ब्लू कलर है ना, ये एक्सट्रीमली हाई रिस्की एरियाज है। मतलब ये ऐसे एरियाज हैं, यहाँ पर इंडिया भी आता है, ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर क्लाइमेट को लेकर मतलब क्लाइमेट की वजह से बच्चों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद जो थोड़े से लाइट वाले एरियाज हैं, हल्के से लाइट वाले एरियाज हैं इससे, तो वहाँ पर एक तरीके से हाई इम्पैक्ट पड़ रहा है। और जो ये थोड़े से पर्पल वाले एरियाज हैं, ये सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर मीडियम हाई इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चों के ऊपर, और जो लाइट पर्पल वाले एरियाज हैं वहाँ पर लो मीडियम एक तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा है। और जो इससे भी लाइट पर्पल वाले एरियाज हैं, ये वाले आपको यूरोपियन यूनियन के अंदर देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर लो इम्पैक्ट पड़ रहा है बिल्कुल। और व्हाइट वाले एरियाज, जैसे कि यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का जो व्हाइट वाला एरिया है, उसके बाद यहाँ पर ही व्हाइट एरिया है, इन सब का हमारे पास डेटा ही नहीं, ऐसा बोला गया। लेकिन इंडिया कौन सी कैटेगरी में आता है? इंडिया अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बच्चे हैं उनके ऊपर रिस्क बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई है। ठीक है, एक्सट्रीमली हाई वाली कंडीशन में आता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इंडिया की ही बात करेंगे। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के बारे में। तो ये इंडेक्स है क्या? तो देखो यहाँ पर ये जो इंडेक्स आता है इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ की रैंकिंग दी जाती है। अब यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं, ऐसा बोला जाता है कि इन कंट्रीज़ के अंदर बच्चों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है क्लाइमेट की वजह से और एनवायरमेंट शॉक की वजह से। अब क्लाइमेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे साइक्लोन आ गए, ठीक है, हीट वेव्स हो गई, इन सब की वजह से बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो यहाँ पर कंट्री वाइज ये एक तरीके से रैंकिंग दी जाती है। जैसे पाकिस्तान की 14वीं रैंक है, बांग्लादेश की 15वीं रैंक है, अफगानिस्तान की 25वीं और इंडिया की 26वीं रैंक है। ये आपको 1 2 3 4 ये 4 कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी। ये साउथ एशियन कंट्रीज हैं जहां पर बच्चों के ऊपर एक्सट्रीमली हाई इंपैक्ट पड़ता है। किसका? क्लाइमेट क्राइसिस का, क्लाइमेट चेंज का सबसे बुरा प्रभाव पड़ रहा है बच्चों के ऊपर इन 4 कंट्रीज के अंदर। और ये 4 कंट्रीज कौन से एरिया की हैं? साउथ एशियन कंट्रीज की, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं इंडिया के सिनेरियो की। तो इंडिया भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा इन चारों कंट्रीज में से एक ऐसी कंट्री है जहां पर क्लाइमेट चेंज का सबसे बुरा इंपैक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर, और उन सब चीज़ों की वजह से बच्चे की हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, प्रोटेक्शन के ऊपर, सभी के ऊपर एक सबसे बड़ा खतरा है। एस्टिमेशन ये दिया गया लगभग 600 मिलियन से ज़्यादा जो इंडियंस हैं वो आने वाले टाइम पर वाटर शॉर्टेज वाली दिक्कत फेस करने वाले हैं, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, पानी सूख रहा है, ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें, ये तो हमने इंडिया की बात कर ली थी, अब हम बात करेंगे ग्लोबल सिनेरियो। हो सकता है आपको थोड़ा सा ये ब्लरी दिख रहा हो, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये मतलब काफ़ी कुछ यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं इसके अंदर, तो मैंने एक ही जगह पर सब कुछ टाइप कर दिया है। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा टिल्ट करके देख लेना, तो आपको ये चीज़ें क्लियर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लोबल सिनेरियो में बात करें तो बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर जो ये क्लाइमेट चेंज है उसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट, ये तो हमने अभी इंडिया का सिनेरियो देख लिया था, अब हम दुनिया भर का सिनेरियो देख रहे हैं। कौन कौन सी कंट्रीज़ के अंदर बाकी सारी कंट्रीज़ हैं इंडिया के अलावा जहाँ पर बच्चों के ऊपर क्लाइमेट चेंज का बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ रहा है। वो है CAR, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, उसके बाद चाड है, नाइजीरिया है, गिनिया हो गया, गिनिया बिसाऊ हो गया। तो ये सारी कंट्रीज़ है जहाँ पर क्लाइमेट चेंज का बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ रहा है, बच्चे बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। फिर उससे उनकी सर्विसेज उससे क्या हो रहा है, इनकी हेल्थ केयर के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, इन सब के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। क्वेश्चन ये है, इस क्लाइमेट और एनवायरमेंटल हैजार्ड का इम्पैक्ट क्या हो रहा है? देखो इम्पैक्ट बहुत बुरा है, लगभग हर बच्चा दुनिया भर में कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज की वजह से दिक्कत फेस कर रहा है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। और वो क्लाइमेट चेंज वाली सिचुएशन क्या है? या तो कोस्टल फ्लडिंग आ रही है, ठीक है, जो तट वाले पास वाले एरिया है वहाँ पर फ्लड आ रहा है, वहाँ पर बाढ़ आ रही है, या फिर रिवर में फ्लड आ रहा है, साइक्लोन्स आ रहे हैं, वेक्टर बॉर्न डिजीज आ रही हैं, पोल्यूशन है, हीट वेव हो गया, या फिर वाटर स्कैरसिटी हो गई। तो ये सारे क्लाइमेट क्राइसिस हैं, इन सब क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से बच्चों के ऊपर ये बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ओके, बोला ये गया लगभग एस्टिमेटेड 850 मिलियन चिल्ड्रन हैं, ठीक है, मतलब यहां पर लिया गया 850 चिल्ड्रन में से लगभग हर 3 बच्चे में से एक बच्चा दुनिया भर में कहीं ना कहीं इनमें से किसी ना किसी क्लाइमेट चेंज से अफेक्टेड है।
उसके बाद यहाँ पे बोला गया अगर हम बात करें 330 मिलियन चिल्ड्रन का डेटा लें तो हर 7 में से एक बच्चा जो है कहीं ना कहीं आपको इन ये जो जितने भी मैंने आपको शॉक्स बताए इन सब में से कहीं ना कहीं 4 या 5 क्लाइमेट चेंज से पीड़ित आपको देखने को मिलेगा। मतलब ओवरऑल डेटा अगर हम बात करें तो हर 3 या 4 बच्चे में से एक बच्चा परेशान होता हुआ नजर आएगा इस क्लाइमेट चेंज की वजह से। और बोला ये जा रहा है कि देखो यार बच्चे तो इतना यहाँ पर मतलब पोल्यूशन कर भी नहीं रहे हैं और बच्चे यहाँ पर एक तरीके से सफ़र कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। क्लाइमेट चेंज डीपली इनइक्विटेबल है क्योंकि नो चाइल्ड, यहाँ पे बोला गया नो चाइल्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर। बट ये क्या कर रहे हैं आज के टाइम पर जो हाई कॉस्ट पे करी जा रही है बच्चों के द्वारा की जा रही है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ते हुए नजर आएंगे, ऐसा यहाँ पे बोला गया। उसके बाद बोला गया यहाँ पर जो फिर से वही वाली चीज़ें बोली गई हैं, देखो यहाँ पर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से बच्चे के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया जो नेशंस हैं आज के टाइम पर वो अपने क्लाइमेट गोल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मतलब क्या है इसका, तो आपको मालूम होगा बहुत सारी कंट्रीज़ ने मिलकर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को साइन किया था और यहाँ पर इन्होंने सेट किया कि हम लोग साल 2030 तक जो अपना पोल्यूशन है उसको कम से कम करेंगे। पोल्यूशन को कम से कम करने के बाद जो ग्लोबल वार्मिंग जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको भी हम लोग डाउन लाएंगे, 2 डिग्री सेल्सियस से हम लोग डाउन लेकर आने वाले हैं, ऐसा डिसाइड किया गया था। लेकिन क्या है आज के टाइम पर हम अपने गोल को मीट ही नहीं कर पा रहे हैं, गोल को फॉलो करते हुए ही नहीं चल रहे हैं और इनफैक्ट यहां पे बोला ही जा रहा है और ज्यादा टाइम लग जाएगा हम लोग को पोल्यूशन कम करने में, ऐसा यहां पे बोला गया है। लगातार एमिशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ओके, क्वेश्चन ये है कि क्या रिकमेंडेशन हो सकते हैं, क्या सजेशन है, हम लोग क्या कर सकते हैं इन सारी दिक्कतों को खत्म करने के लिए। सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना पड़ेगा। जो क्लाइमेट चेंज है इसको लेकर आपको इन्वेस्टमेंट काफ़ी हद तक इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि आप लोग अच्छा क्लाइमेट अडेप्ट कर सको, एक तरीके से काफ़ी मजबूत चीज़ें लेकर आ सको अपने क्लाइमेट के अंदर। उसके बाद आपको ग्रीन हाउस गैसेस कम से कम करनी पड़ेंगी, जो आप पोल्यूशन कर रहे हो उसको आपको कम से कम करना पड़ेगा, जो ये आपका टेम्परेचर उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से आपको डाउन लेकर आना पड़ेगा, ऐसा बोला गया। उसके बाद जो क्लाइमेट एडुकेशन है वो आपको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा आपको क्लाइमेट के बारे में लोगों को बताओ कि क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट पड़ता है हर चीज के ऊपर, तभी लोग यहां पर क्लाइमेट को एक तरीके से या फिर एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन देते हुए नजर आएंगे। अब यहां पर क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, वे फॉरवर्ड ये होगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आपने जो गोल सेट कर रखा है 2030 तक, बहुत सारी कंट्री ने 2050 तक, कि हम लोग नेट जीरो वाला गोल को फॉलो करेंगे। नेट जीरो का मतलब यह है जो भी कार्बन एमिशन है उसको कम से कम किया जाएगा, तो आपको उस चीज़ को ऊपर अमल रहना पड़ेगा और एक तरीके से अपने गोल को मीट करना पड़ेगा। सारी कंट्रीज़ को फोकस ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से अपने गोल की तरफ बढ़ें, साथ ही साथ जो ये पोल्यूशन वगैरह है इसको कम से कम कर पाएँ। उसके बाद आप कह सकते हो नेक्स्ट वे फॉरवर्ड है आपको सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है बच्चों के ऊपर, तो एक तरीके से आप बच्चों को काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर बच्चों के जो चाइल्ड राइट्स हैं उनको आप प्रोटेक्शन दे सकते हो। बहुत सारे बच्चे आज के टाइम पर बहुत दिक्कतों से जूझ रहे हैं, पॉवर्टी से जूझ रहे हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो उन सबको यहाँ पर आप एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकते हो, ऐसा यहाँ पर बताया गया। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। अगला आर्टिकल अगेन इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इंटरनेशनल रिलेशंस स्टैंड करता है आपका जीएस पेपर 2 के अंदर। इस आर्टिकल में चर्चा हो रही है मालाबार एक्सरसाइज 2021 के बारे में। तो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली जो क्वाड कंट्रीज़ की नेवी हैं, इंडिया, यूएस और जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्रीज़ हैं, इन चारों कंट्रीज़ के बीच में अभी एक मालाबार एक्सरसाइज हुई है और ये 25वां एडिशन था, आपको ध्यान रखना है। तो ये 25वां एडिशन, ये एक्सरसाइज शुरू हुई है, ये कहाँ पे हो रही है, कोस्ट ऑफ गुआम, जो गुआम वाला कोस्ट है पैसिफिक ओशन के अंदर, वहीं पर ये एक्सरसाइज होती हुई नजर आएगी। आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का है और आप समझ सकते हो इंडियन एक्सप्रेस भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे यूपीएससी करंट अफेयर के अंदर। तो यहाँ पे आप कह सकते हो ये एशिया वाला पूरा का पूरा मैप हो गया, नीचे ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पर आपको पैसिफिक ओशन देखने को मिल जाएगा और ये वाला गुआम वाला रीजन है, ठीक है, गुआम वाला, यहीं पर ये एक्सरसाइज चल रही है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। थोड़ा सा और इधर जाओगे तो यूएसए पड़ जाएगा और पैसिफिक दोनों साइड होता है। जब आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो यूएसए आपको इधर से भी देखने को मिलेगा और इधर से भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पैसिफिक ओशन है इधर भी और इधर ही पैसिफिक ओशन देखने को मिल जाता है। तो खैर यहाँ पर आप कह सकते हो यूएसए के पास में आपको ये गुआम वाला रीजन है और यहीं पर आप कह सकते हो कि ये एक्सरसाइज शुरू हुई है, मालाबार एक्सरसाइज 2021। पहले तो हम समझेंगे ये मालाबार एक्सरसाइज क्या होती है। तो ये एक मल्टीलेटरल वॉर गेमिंग नेवल अभ्यास है, आपको ध्यान रखना है, नेवीज के बीच में एक अभ्यास होता है। मल्टीलेटरल को बोला गया है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। इस एक्सरसाइज की शुरुआत हुई थी 1992 में। ये पहले 2 कंट्रीज के बीच में हुआ करती थी, इसको बायलेटरल एक्सरसाइज बोला गया है। धीरे धीरे आज के टाइम पर ये 4 कंट्रीज के बीच में होने लगी है। पहले 2 कंट्रीज के बीच में कौन कौन कंट्रीज थी, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में ही एक्सरसाइज हुआ करती थी। उसके बाद 2 और एडिशंस यहाँ पर इस एक्सरसाइज के चलाए गए 1995 में और 1996 में, लेकिन फिर उसके बाद इस चीज़ के ऊपर रोक लग गई क्योंकि इंडिया ने एक न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था। उसके बाद इन एक्सरसाइज को रोक दिया गया, यूएस हमारे साथ ये अभ्यास नहीं कर रहा था।
था, 2002 तक कोई एक्सरसाइज नहीं हुई। फिर उसके बाद 2002 से बाद में यहाँ पर आप कह सकते हो हर साल ये अभ्यास होने लगा, और जापान और ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था साल 2007 में। लेकिन फिर उसके बाद 2014 से भी क्या हुआ, इंडिया, यूएस, जापान ही तीनों, मतलब यही तीनों कंट्री आपस में पार्टिसिपेट कर रहे थे हर एक्सरसाइज में, ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। लेकिन हुआ क्या, साल 2020 में, पिछले साल ऑस्ट्रेलिया ने भी मालाबार एक्सरसाइज को ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पर हुआ क्या, साल 2020 मतलब पिछले साल पहली बार ऐसा हुआ था एक 10 साल के अंदर कि चारों कंट्री ने मिलकर साथ में, जो क्वाड मेंबर हैं साथ में, इन चारों कंट्री ने मिलकर एक अभ्यास बनाया था, एक अभ्यास करा था। तो आपको ध्यान रखना है। और इस अभ्यास का, इस मालाबार एक्सरसाइज का मेन मकसद है जो हमारा इंडो पैसिफिक वाला रीजन है, ये आपको पैसिफिक वाला रीजन देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा आप चलोगे इधर तो इंडियन ओशन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर चाइना का एग्रेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस वाले रीजन को पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए, इस रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भी काम करता है, इंडिया भी काम करता है, फिर उसके बाद यहाँ पर यूएस की भी है, प्लस जापान भी है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये चारों कंट्रीज मिलकर इस वाले रीजन को सपोर्ट करने पर फोकस करती हैं। तो ये है इनका मेन मकसद। नाउ अभी क्वेश्चन ये है, मालाबार एक्सरसाइज ये साल 2021 के अंदर भी हुई है, तो ये साल 2021 वाले का मेन मकसद क्या है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो पिक्चर है ये पुरानी है, क्योंकि यहाँ पर अभी के टाइम पर जो जापान के प्राइम मिनिस्टर है वो भी बदल चुके हैं। यहाँ ये पहले हैं शिंजो एबे, ये पहले वाले हैं। तो एक तरीके से आज के टाइम पर दूसरे हैं वो हैं योशिहिदे सुगा, और इधर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप भी बदल चुके हैं, आज के टाइम पर हैं जो बाइडेन। ठीक है, ये पिक्चर पुराना है तो मैंने यहाँ पर लगा दिया था ये ऐसे ही। तो यहाँ पे क्या है, पहली जो ज्वाइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज है यहाँ पर ये क्वाड के बीच में हुई है, कहाँ पर, वेस्टर्न पैसिफिक के अंदर। अब वेस्टर्न पैसिफिक के अंदर यहाँ पर ये देखने को मिली है, जो वाला रीजन मैंने आपको दिखाया था, गुआम वाले रीजन में पहली बार ये एक्सरसाइज हुई है। मेन काम वही है कि चाइना का जो एग्रेशन है हम लोग उसको रोक सकें। क्वेश्चन यह है, जो ये मालाबार एक्सरसाइज होती है, मालाबार अभ्यास होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहली चीज क्या होगा, इन चारों कंट्रीज के बीच में जो इनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो काफी हद तक इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। चारों कंट्रीज आपस में मिलकर जब एक एक्सरसाइज करेंगे, एक अभ्यास करेंगे, तो इनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस वो आपस में मिलकर बातचीत करेंगे, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, तो इनका जो पार्टनरशिप है वो काफी हद तक इंक्रीज होगा। उसके बाद इंडो पैसिफिक वाले रीजन में यहाँ पर ये कंट्रीज काम करती हैं मिलकर, तो इंडो पैसिफिक वाले रीजन में एक तरीके से इन चारों का दबदबा रहेगा, क्योंकि चाइना जो है अपना बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखाता है उस वाले रीजन में। तो चाइना को यहाँ से बाहर निकालने की बात की गई, और यहाँ पर चाइना अपना एग्रेशन ना दिखा पाए। ये जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है, यहाँ पर ये चारों कंट्रीज यानी जो क्वाड वाली कंट्रीज हैं, ये एक तरीके से प्रोटेक्शन बना के रख सकें, यहाँ पर पीस को मेंटेन कर सकें, शांति बनाकर रख सकें, इसके ऊपर फोकस किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इंडिया और यूएस के जो टाइज हैं वो लगातार इंप्रूव हो रहे हैं, साल 2000 से ही यहाँ पर इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। उसके बाद क्या हुआ, इंडिया को एक फायदा ये भी हुआ है, इंडिया पहले कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट था, लेकिन आज के टाइम पर चाइना ही, मतलब डिपेंडेंट थे हम, तो चाइना अपना यहाँ पर बहुत ज़्यादा दबदबा दिखाता था इंडियन ओशन रीजन के अंदर, ये पैसिफिक ओशन रीजन के अंदर। तो अभी क्या हो रहा है, हम लोग दूसरी कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशंस को बढ़ा रहे हैं, जैसे यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर ये क्वाड ग्रुप काफ़ी हद तक पक्का हो चुका है, तो कहीं ना कहीं चाइना को टैकल किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन ये है, मैं इतनी देर से क्वाड कर रहा हूं, तो ये क्वाड कंट्रीज के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है, तो ये क्वाड एग्जैक्टली क्या है, तो आपको यहां पे समझना होगा। क्वाड में 4 कंट्रीज आपको देखने को मिल जाती हैं। 4 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान। अच्छा, यहां पर इनको क्वाड क्यों बोला गया है? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल जो शेप होता है उसके 4 कोने होते हैं। ठीक है, शेप कोई सा भी हो सकता है, शेप अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, आप ये सारे शेप देख रहे होंगे, सब में 4 ही कोने हैं। ठीक है, तो 4 कोने वाला जो शेप होता है उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। इसी वजह से यहाँ पर इसको क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग बोला गया इस ग्रुप को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी 4 कंट्रीज हैं, एक तो है इंडिया, इंडिया के बाद यहाँ पर आपको जापान देखने को मिलेगा, इधर आपको यूएसए देखने को मिलेगा, और इधर ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा। तो ये 4 कंट्रीज के बीच में भी क्या बन रहा है, एक क्वाड बन रहा है। इस वजह से इसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग बोलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये जो आइडिया है क्वाड का, ये पहली बार लाया गया था जो पुराने वाले जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने, शिंजो एबे साहब, जिनका पिक्चर आप लोग ये देख पा रहे होंगे, इनके द्वारा ये आइडिया लाया गया था। फिर उसके बाद इसको आगे यहाँ पे बढ़ाया भी गया, और चाइना इसको बोलता है ये एक मिनी नेटो है। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक मिनी नेटो है, ऐसा यहाँ पर चाइना बोलता है कि चाइना के अगेंस्ट में ये ग्रुप देखने को मिल जाएगा, ऐसा यहाँ पे बोला जाता है। और इस ग्रुप को नाम दिया गया है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो आपको ध्यान रखना है
क्यों दिया गया है नाम, वो मैंने आपको इसके पीछे का रीज़न बता दिया है। क्वेश्चन ये है, क्या ये मालाबार एक्सरसाइज ही होती है दोनों कंट्रीज़ के बीच में या और भी एक्सरसाइज होती हैं? तो देखो और भी बहुत सारे अभ्यास होते हैं क्वाड कंट्रीज़ के बीच में। एक होता है इंडिया जापान के बीच में, ठीक है। इंडिया जापान के बीच में एक एक्सरसाइज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं जिमेक्स। जिमेक्स होती है एक नेवल एक्सरसाइज, ठीक है, जहाँ पर हमारी नेवीज होती हैं, उनके बीच में अभ्यास होता है। इंडिया जापान के बीच में एक और अभ्यास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं शिन्यू मैत्री, ये एयरफोर्स के बीच में होता है। और होती है तीसरी धर्म गार्डियन, ये होता है मिलिट्री के बीच में। ऐसे ही यहाँ पर इंडिया और यूएसए के साथ बहुत सारे अभ्यास होते हैं दोनों के बीच में। एक होता है युद्ध अभ्यास, आर्मी के लिए होता है ये। और वज्र प्रहार, ये मिलिट्री का होता है। स्पिटिंग कोबरा होता है, संगम, रेड फ्लैग, कोप इंडिया, तो ये सारे यहाँ पर अभ्यास होते हैं इंडिया और यूएस के बीच में। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी बहुत सारे अभ्यास होते हैं, जैसे ऑसिंडेक्स एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ऑस्ट्रा हिंद हो गया, पिच ब्लैक हो गया, तो ये सारे अभ्यास होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक एक्सरसाइज होती है पासेज एक्सरसाइज, ये भी यहाँ पर क्वाड कंट्रीज़ के बीच में देखने को मिल जाती है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, अगला आर्टिकल होने वाला है हेल्थ के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट, और आई होप आपको मालूम होगा हेल्थ का टॉपिक स्टैंड करता है जीएस पेपर 2 के अंदर। यहाँ पर चर्चा हो रही है चिकनगुनिया वैक्सीन के बारे में। तो ये अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में जो इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट है, इन्होंने अनाउंस कर दिया है भारत बायोटेक चिकनगुनिया वैक्सीन कैंडिडेट, और ये चिकनगुनिया के लिए वैक्सीन लेकर आ चुके हैं। उस वैक्सीन का नाम है BBV87। ओके, ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का है, आप लोग देख सकते हो, बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अभी जो ये वैक्सीन है ये फेज़ 2 और फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल में पहुंच चुकी है, इसी वजह से चर्चा में है। अभी के टाइम पर ये वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसके ऊपर ट्रायल चल रहा है। सबसे पहले हम लोग इस वैक्सीन के बारे में जानेंगे, तो अबाउट द वैक्सीन बात करेंगे। इस वैक्सीन का नाम है BBV87। ये एक इनएक्टिवेट वायरस वैक्सीन है, जैसा कोवैक्सीन है। आज के टाइम पर कोवैक्सीन किसके लिए दी जा रही है, कोविड को मारने के लिए, कोविड से लड़ने के लिए। तो ये जो वैक्सीन है इसके अंदर खुद वायरस है, ये तो खुद वायरस है, लेकिन होता क्या है, ये एक इनएक्टिवेट वायरस है, आपके बॉडी में जाकर नुकसान नहीं पहुंचाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा, ताकि आप जो आपकी बॉडी के अंदर वायरस है उसको मार सको, ठीक है। तो ध्यान रखना है, तो वायरस को वायरस ही काट रहा है, जो वैक्सीन है वो खुद वायरस है, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में है। अब इसको इनएक्टिव कैसे बनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, जो यहाँ पर इनएक्टिव है उसको एक तरीके से जो भी इनके वायरस के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, हीट के थ्रू, केमिकल्स के थ्रू, रेडिएशंस के थ्रू, ठीक है। इससे क्या होता है, यहाँ पर जो वायरस है जिसके इसके अंदर जो हार्मफुल चीज़ें हैं वो मर जाएंगी, आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा, ये इनएक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, आपकी बॉडी का सिर्फ और सिर्फ ये इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ाएगा, जिससे क्या होगा, आप दूसरे जो बीमारी आपकी बॉडी के अंदर वो मार सकोगे। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई जाती है। उसके बाद जैसे मैंने बताया, इस वैक्सीन का नाम है BBV87, भारत बायोटेक चिकनगुनिया वैक्सीन कैंडिडेट। इसको डेवलप किया गया है पार्टनरशिप में किसके साथ, इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट के साथ। और जो ये चिकनगुनिया वैक्सीन है, ये एक तरीके से जो इसका जो डेवलपमेंट है, ये एक इनिशिएटिव है, और ये इनिशिएटिव किस किस का है, वो है UNDP का, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसको फंड किसने दिया है, तो इसको फंड दिया जाता था कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन के द्वारा, जिसको सेपी बोलते हैं। तो यहाँ पर इनके द्वारा फंड दिया जाता है, और इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से इनको भी सपोर्ट प्रोवाइड होती है अलग अलग जगह से, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से कहीं ना कहीं फंड मिलकर ये काम कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये आपको शुरुआत वाली 3 लाइनें देखने को मिल जाएंगी, ये ज़बरदस्त टॉपिक होने वाला है आने वाले टाइम पर। ओके, नाउ क्वेश्चन ये है, वैक्सीन तो बन गई चिकनगुनिया की, हमें समझ में आ गई वैक्सीन क्या हो रही है। अब यहाँ पर चिकनगुनिया एग्जैक्टली क्या होता है, हमें इसको समझना होगा, तभी तो हम पता लगाएंगे हाँ ये वैक्सीन किसके लिए है। तो चिकनगुनिया एक बीमारी है जो कि मच्छर से होती है, वो ही मच्छर जिससे डेंगू होता है, ठीक है, उसी जिसको हम लोग एडिस इजिप्टी बोलते हैं, ठीक है। एडिस मच्छर जो होता है ना, उससे डेंगू भी होता है, और उसी से ही चिकनगुनिया भी होता है। तो आपको ध्यान रखना है, पहली बार चिकनगुनिया ये जो बीमारी है, ये आउटब्रेक कहाँ पे हुई थी, सदर्न तांजानिया के अंदर 1952 में। और इसकी वजह से जो पेशेंट होता है, मरीज़ होता है, उसके अंदर जॉइंट पेन जो है, उसके जो जोड़े होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। क्या ये बीमारी ट्रांसमिट होती है, तो यहाँ पर ये पीपल टू पीपल ट्रांसमिट नहीं होती है, लेकिन ये मच्छर फैलाता है इस बीमारी को, और उस मच्छर का नाम है एडिस इजिप्टी या फिर एडिस एल्बोपिक्टस मॉस्किटोस। यही वो मच्छर हैं जिनकी वजह से डेंगू होता है, और इन्हीं मच्छर की वजह से चिकनगुनिया भी होता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो मॉस्क्यूटो हैं, यहाँ पर ये एक तरीके से जो इन्फेक्टेड ह्यूमन होता है उनको काटते हैं, और मॉस्क्यूटो भी इन्फेक्टेड हो ही जाते हैं एक तरीके से। इन्फेक्शन लेने के बाद दूसरे के अंदर ये फैलाते हुए नजर आते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो बीमारी फैलती हुई नजर आती है। तो मच्छरों के थ्रू ये बीमारी फैलती है। उसके बाद इसके सिम्टम क्या हैं, इसके लक्षण क्या है, तो यहाँ पर काफ़ी हद तक जोड़ों में दर्द होता है, मसल पेन होता है, सर दर्द होता है, नौसिया, फटीगनेस, थकान वगैरह, रैशेस वगैरह हो जाते हैं बॉडी के अंदर, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट अभी तक इसका कोई वैक्सीन वगैरह नहीं देखने को मिलेगी,
मिलेगी, कोई एंटीवायरल ड्रग अवेलेबल नहीं है चिकनगुनिया को ठीक करने के लिए। इसका जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, इसके सिम्टम्स को रिलीव करना, एक तरीके से जो इसके लक्षण हैं उसको शांत करने के लिए कुछ हम इंजेक्शन लगा यूज़ कर सकते हैं बस। तो इंजेक्शन इस्तेमाल कर करके यहाँ पर जो लक्षण है वो खत्म कर दिए जाते हैं, उसको इसी तरीके से ट्रीट किया जाता है। वैसे कोई पर्टिकुलर वैक्सीन नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है, उसी वजह से ये चर्चा में है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, इस चिकनगुनिया के पीछे यहाँ पर रीजंस क्या क्या हैं, एक तरीके से इसके फैलने के पीछे के रीज़न क्या क्या हैं। सबसे पहले अर्बनाइजेशन, लोग जो है शहर की तरफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से गंदगी भी बढ़ रही है, वो चीज़ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक तरीके से पानी की कमी है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरीके से वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, एंटीवायरल ड्रग अवेलेबल नहीं है, उन सब चीज़ों की वजह से भी आप कह सकते हो ये बीमारियाँ फैलती हुई नज़र आ रही हैं। क्वेश्चन ये उठता है, क्या सरकार का कोई इनिशिएटिव है, क्या सरकार यहाँ पर चिकनगुनिया को कंट्रोल करने के लिए कुछ इनिशिएटिव चलाती है? बिल्कुल, वो इनिशिएटिव है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, जिसको हम लोग NVBDCP बोलते हैं। ये कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम है जो कि अलग अलग बीमारियों को भी कम करने के लिए काम करता है, जैसे कि मलेरिया, फिलेरिया, काला अजहर, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया। तो यहाँ पर ये सारी बीमारियाँ हैं जिनको लिए यहाँ पर सरकार ये इनिशिएटिव चलाती है, आपको ध्यान रखना है। और ये इनिशिएटिव काम करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल होने वाला है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट, और इकोनॉमी स्टैंड करता है आपका GS पेपर 3 के अंदर। यहाँ पर चर्चा हो रही है क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में, हम जानेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। तो ये बीमा योजना क्या है, न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में जो डोमेस्टिक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उन्होंने धीरे धीरे जो अपना अमाउंट है वो कम कर दिया है इस स्कीम के अंडर, क्योंकि उन कंपनीज़ को काफ़ी हद तक लॉस हुआ है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर बोला गया, तो इन्होंने अपना फंड कम कर दिया है। अभी मैं आपको समझाऊंगा पूरा का पूरा मामला, ये इंश्योरेंस स्कीम क्या है, इंश्योरेंस क्या है, ये सब चीज़ हम लोग समझेंगे आगे, तो थोड़ा सा वेट करो। यहाँ पे देखते हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस का आपको ये आर्टिकल देखने को मिल जाएगा, और इंडियन एक्सप्रेस काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले हम स्कीम के बारे में बात करेंगे। ये स्कीम की फुल फॉर्म क्या है? PMFBY का नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यहाँ पे आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, जो किसान लोग हैं इनको एक तरीके से बीमा देने की, इनका इंश्योरेंस, जो क्रॉप इंश्योरेंस, जो फसल है वो उस अपनी फसल का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, तो आगे बढ़ते बढ़ते समझेंगे। इस स्कीम को, इस योजना को लॉन्च किया गया था साल 2016 में, और इसको कौन देखता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर स्कीम को देखता है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही हमने इस योजना को लॉन्च किया था, जैसे यहाँ पे इस योजना को लॉन्च किया गया, जो पुरानी वाली जो एक तरीके से स्कीम थी वो खत्म हो गई। पुरानी वाली स्कीम कौन सी थी? वो थी नेशनल एग्रीकल्चर रिसोर्स इंश्योरेंस स्कीम, दूसरी थी मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मेन मकसद है कि फार्मर को क्या करना? इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाना। मान लो कोई किसान भाई है, उन्होंने यहाँ पर अपनी फसल उगाई थी, ठीक है, अब वो फसल किसी उन्होंने क्या कर रखा था, इस अपनी फसल का इंश्योरेंस करवा रखा था, बीमा करवा रखा था। ठीक है, अब जब बीमा करवा रखा था तो क्या हुआ, ये जो फसल है ये बर्बाद हो गई, ये फेल हो गई, तो क्या होगा, इसके बदले में जब इन्होंने बीमा करवा रखा था तो इसके बदले में इनको फंड मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, ताकि ये जो किसान भाई हैं ये परेशान ना हो बिल्कुल भी, इनकी जो इनकम है वो स्टेबल रहे। ठीक है, कि हाँ फसल बर्बाद हो गई, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर बीमा करवा रखा था और अब यहाँ पर मुझे इसका पैसा मिल जाएगा, ये चीज़ हो गई है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर ये एक तरीके से बीमा योजना है, तो आपको ध्यान रखना है। इसका मेन मकसद है जितने भी हमारे फूड हैं, ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, इनको सबको कवर किया गया है इस स्कीम के अंदर में। इसमें जो क्या होता है, प्रीमियम यहाँ पर पे करना पड़ता है। आपको मालूम होगा ना, जब आप किसी चीज़ का इंश्योरेंस करवाते हो तो मंथली बेसिस पे आपको भी उस कंपनी, जो कंपनी आपका बीमा करती है, उसको पैसा देना पड़ता है। तो यहाँ पे जो फार्मर हैं वो कुछ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं, मान लो फार्मर जो खरीफ सीजन में अपने खरीफ क्रॉप उगा रहे हैं, जब खरीफ क्रॉप उगाएंगे तो उसमें 2% प्रीमियम देना होता है। ठीक है, और जब यार राबी क्रॉप उगा रहे हैं तो यहाँ पर 1.5% प्रीमियम देना होता है। और या फिर आप एनुअल बेसिस पर साल भर में कमर्शियल या हॉर्टिकल्चर क्रॉप उगा रहे हो तो इसके लिए आपको 5% प्रीमियम देना होता है किसान भाइयों को, तो आपको ध्यान देना है। मान लो इंश्योरेंस करवाया था यहाँ पर, अब इंश्योरेंस का आपको पैसा मिलना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, फार्मर को पैसा मिलना है, उन्होंने खरीफ क्रॉप्स का उनको पैसा मिलना है 100 रुपये, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 100 रुपये मिलने हैं, तो 100 रुपये का 2% क्या होगा, वो इंश्योरेंस कंपनी रख लेगी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीमियम 2% इंश्योरेंस कंपनी को मिल गया है, तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। ओके, तो यहाँ पे आपको इसके बारे में छोटा सा आइडिया होना चाहिए। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन करता है, तो एक तरीके से इम्प्लीमेंट एजेंसी जो है यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको इम्प्लीमेंट करती है। तो यहाँ पे इस चीज़ के बारे में आपको छोटा सा आइडिया होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये हाल ही में 2.0 वाली भी आई है, 2.0 वाली। तो आपको मालूम होगा 2020 के अंदर हमने वापस से एक नई, मतलब इसके अंदर बदलाव करे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0 करके इसको लॉन्च किया गया है। इसके अंदर जो पहली वाली स्कीम थी उसके अंदर काफ़ी बदलाव करे गए हैं। पहले क्या होता था, सारे
सारे फार्मर्स को कवर नहीं किया गया था, अब यहाँ पर कंपलसरी कर दिया है कि जितने भी फार्मर्स हैं सभी फार्मर्स एनरोल करेंगे इस स्कीम के अंडर में, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। पहले क्या था, जो पहली वाली स्कीम थी उसमें सिर्फ और सिर्फ लोन ही फार्मर्स हैं, मतलब जो फार्मर लोन ले रहा है, लोन के ऊपर इंश्योरेंस करवा रहा है, ठीक है, उन्हीं को यहाँ पे कवर किया जा रहा था। लेकिन अब जो फार्मर लोन नहीं ले रहा है वो भी कवर किए जाएंगे इस इंश्योरेंस स्कीम के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। जो सब्सिडी मिल रही थी, ठीक है, तो यहाँ पर उसको लिमिट कर दिया गया है। साथ ही साथ ज़्यादातर फ्लेक्सिबिलिटी रखी है स्टेट्स के पास, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर एक फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, कि आप लोग इस योजना को अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हो, अच्छे से लागू कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे बताया गया। उसके बाद यहाँ पर आप कर सकते हो, इसके अंदर इन्वेस्टिंग इन आईसी एक्टिविटीज़ बोला गया है। आईसी एक्टिविटीज़ मतलब इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ के अंदर भी पैसा लगाया जाएगा, ऐसा बोला है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कहीं ना कहीं 0.5% जो अपना टोटल प्रीमियम, जो उनके पास प्रीमियम पैसा आएगा उसमें से जो थोड़ा बहुत पैसा है वो यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर खर्चेंगी, ताकि इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ को भी आगे कलेक्ट किया जा सके। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या है, आप कह सकते हो एक दूसरी चीज़ भी हमने लॉन्च करी थी, वो था रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। यहाँ पर ये क्या है, तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया था साल 2016 के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ये स्कीम भी अंडर में आती किसके, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। तो यहाँ पर वेदर बेस्ड और क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम का मेन मकसद क्या है, इसका मेन मकसद है जो बहुत सारा जो क्रॉप है उसमें बर्बादी हो जाती है भारी भरकम बारिश की वजह से या टेम्परेचर की वजह से, मतलब जो भी वेदर कंडीशन है उसकी वजह से अगर क्रॉप बर्बाद हो जाती है तो यहाँ पर भी आप कह सकते हो इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। ओके, अब यहाँ पर कुछ चैलेंजेस है, कुछ दिक्कत देखने को मिल जाती है इस स्कीम के अंदर। वो दिक्कत क्या है, पहली चीज़ तो सस्टेनेबिलिटी। तो यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि देखो जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं ये लोग लो रिस्क के लिए काम करती हैं कि भाई रिस्क ना हो, ठीक है, वरना अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो ऑब्वियस ही बात है। लेकिन होता क्या है, जो फार्मिंग वाला सेक्टर है इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ड्राफ्ट यानी सूखा पड़ जाता है या बाढ़ आ जाती है, ऐसी चीज़ें काफ़ी हद तक देखने को मिल जाती हैं। रिस्क काफ़ी ज़्यादा है जिससे यहाँ पर काफ़ी कुछ अफेक्ट होता हुआ नज़र आता है, ठीक है। उसके बाद क्लेम सेटलमेंट इश्यूज़ हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। जो रोल और पावर होता है इंश्योरेंस कंपनी का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे केसेस में ये लोग अच्छे से इन्वेस्टिगेट ही नहीं करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, पैसा अपना मारना चाहते हैं, मतलब पैसा नहीं देना चाहते हैं, तो चीज़ों को इन्वेस्टिगेट ही नहीं करते हैं, कहते हैं ये कोई कैलेमिटी है और फिर इसके लिए क्लेम नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर करते हुए नजर आती हैं इंश्योरेंस कंपनीज। ओके, उसके बाद लैक ऑफ अवेयरनेस वाली चीज़ भी देखने को मिलती है, मतलब बहुत सारे फार्मर्स को पता ही नहीं है कि हमारे पास ये स्कीम है, हम लोग यहाँ पर इसके लिए एप्लीकेबल हैं। तो ये एक तरीके से ये भी एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि आधे से ज़्यादा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन फार्मर्स के पास देखने को मिलेगी ही नहीं। ओके, नाउ बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल इंपॉर्टेंट होने वाला है इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगेन आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आईआर स्टैंड करता है आपका जीएस पेपर 2 के अंदर। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है ग्रेट माल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के बारे में। तो इंडिया मालदीव्स के रिलेशंस के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में क्या हुआ है, जो इंडिया की एक कंपनी है जिसका नाम है अफगान, इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ठीक है, मालदीव्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि मालदीव्स में हम लोग एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं। और वो जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। ऐसा प्रोजेक्ट पूरे मालदीव्स के अंदर नहीं देखने को मिल पाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, दोनों के रिलेशन बढ़ते हुए नजर आएंगे। मालदीव्स कहाँ पर है, आपको ऊपर इंडिया देखने को मिलेगा, इधर श्रीलंका है। इंडिया से नीचे जाओगे इंडियन ओशन के अंदर ही आपको मालदीव्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। और मालदीव्स के अंदर यहाँ पर यह है माले जगह। ओके, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। तो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा हो रही है। ये प्रोजेक्ट क्या है, तो यहाँ पर 6.7 किलोमीटर का लंबा सा ब्रिज बनाने की बात की गई है। आपको ध्यान रखना है, एक तरीके से जो ब्रिज है ये कनेक्ट करेगा माले को और भी जगह से, जो इसके आसपास वाले आइलैंड है, आपको बहुत सारे आइलैंड्स यहाँ पर दिख रहे होंगे, तो माले को कनेक्ट करेगा। लगभग आप कह सकते हो 3 आइलैंड से, एक होगा विलिंगली, उसके बाद होगा गुली फलहू और तीसरा होगा थिलाफुशी। तो इन तीनों आइलैंड से यहाँ पे कनेक्ट करेगा और यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल होगा, यानी पोल्यूशन वगैरह जैसी चीज़ें भी नहीं दिखाई देंगी। ये जो प्रोजेक्ट है ये फंड किया जा रहा है, जो एक तरीके से इस यहाँ पर जो है $100 मिलियन रुपए दिए जा रहे हैं, $100 मिलियन दिए जा रहे हैं एज अ लाइन ऑफ क्रेडिट, यानी उधार के तौर पे यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। आपने जो $400 मिलियन, एक तरीके से $400 मिलियन यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा है इंडिया जो है मालदीव्स को, उसमें से $100 मिलियन जो है एज अ लाइन ऑफ क्रेडिट हम लोग फंड प्रोवाइड करवा रहे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। आपको ध्यान रखना है, ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है भारत का मालदीव्स के अंदर। भारत का अभी तक इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लगा है मालदीव्स में। इनफैक्ट पूरे मालदीव्स के अंदर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ही नहीं, ऐसा यहाँ पर बताया गया।
अब यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है, इसको बोला गया है एक इकोनॉमिक लाइफलाइन होने वाला है मालदीव्स के अंदर। ये जो कनेक्टिविटी है, ये 4 आइलैंड्स के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, एक ब्रिज बनेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो साथ ही साथ क्या होगा, आपस में आइलैंड्स के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ने के बाद इनकी इकोनॉमी वगैरह काफ़ी हद तक इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। उसके बाद हम बात करेंगे इंडिया, मालदीव्स और चाइना के रिलेशंस के बारे में। तो देखो, जैसे यहाँ पर इंडिया प्रोजेक्ट लगा रहा है मालदीव्स के अंदर, उसी प्रकार से चाइना भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लगा चुका है मालदीव्स के अंदर। लेकिन डिफरेंस ये है कि हम लोग जो रिलेशन है वो पक्के वाले रखते हैं, हमारे रिलेशन एक अच्छे लेवल के हैं। लेकिन चाइना के साथ जो रिलेशन है मालदीव्स के, बहुत ही घटिया रिलेशन है। क्यों? जो चाइना क्या करता है, बहुत सारा पैसा प्रोवाइड करवा देता है दूसरी कंट्रीज को, जैसा मालदीव्स के साथ क्या है, मालदीव्स को बहुत सारा पैसा प्रोवाइड करवा के उनको डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसा देता है। मतलब कि पैसा दे दो, इतना पैसा दे दो कि वो लोग लोन ये चुका ही ना पाएं, ठीक है, लोन चुकाने के लिए भी लोन लेना पड़ जाए, इतना पैसा दे दो, फिर उसके बाद अपनी मन की मर्जी के काम करवाओ, ठीक है, उनका जो एरिया है उसके ऊपर कब्जा करो, फिर वो मना नहीं कर पाएंगे ये सारी चीज़ों को। तो ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो आज के टाइम पर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा था चाइना के साथ मालदीव्स का, वो वहाँ से मालदीव्स बाहर निकल के आ चुका है, इंडिया के साथ पूरी तरह से खड़ा हुआ है। अच्छा, वो वहाँ से बाहर निकल कर आ चुका है, अदरवाइज चाइना आज के टाइम पर मालदीव्स को भी डेट ट्रैप के अंदर पूरी तरह से फंसा लेता। ओके, क्वेश्चन ये है, इंडिया मालदीव्स के बीच में हाल ही में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं? तो बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं। सिक्योरिटी कोऑपरेशन दोनों कंट्रीज़ के बीच में देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ मिलकर इन्होंने अभी यहाँ पर हाल ही में डिस्कशन किया है कि इनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, इनकी मीटिंग हुई थी कि यहाँ पर ये लोग सिक्योरिटी कोऑपरेशन के ऊपर काम करेंगे। प्लस इंडिया ने पूरी तरह से वेलकम किया है, जो अभी यहाँ पर आपको मालूम होगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इलेक्शन हुए हैं, वहाँ पर मालदीव्स के एक प्रेसिडेंट चूज़ को क्या है, फॉरेन मिनिस्टर एज अ जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर थे वो एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएनजीए चूज़ होके आए। इंडिया ने पूरी तरह से उनका वेलकम किया। उसके बाद इंडिया और मालदीव्स के बीच में बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होते हुए नजर आएंगे। और रिलीफ पैकेज भी, यानी भारत ने बहुत सारा पैसा प्रोवाइड करवाया था कोविड-19 के टाइम पे, ताकि जो मालदीव्स है वो अपनी इकोनॉमी से थोड़ा सा कवर अप कर सके। उसके बाद कोविड-19 के टाइम पर भी हम लोगों ने जो एक तरीके से ट्रैवलिंग वगैरह कहीं ना कहीं रखी थी मालदीव्स के साथ। उसके बाद बायलैटरल विजिट बहुत सारे हुए हैं। अगर हम बात करें साल 2018 से बहुत बार मीटिंग हो चुकी है, कभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मालदीव्स के अंदर विजिट करे हैं, कभी यहाँ पर मालदीव्स के प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर आए हैं। एक बार यहाँ पे फरवरी 2020 की बात है, जो मालदीव्स के होम मिनिस्टर हैं और इंडियन होम मिनिस्टर हैं, इनके आपस के बीच में मीटिंग हुई थी। मालदीव्स और इंडिया आज के टाइम पर मेंबर हैं बहुत सारे बॉडीज़ के, जैसे कि सार्क, एक तो सार्क बॉडी आपके बारे में, इसके बारे में आपको सभी लोगों को मालूम होगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसके अंदर दोनों ही कंट्रीज मेंबर हैं। उसके बाद एक दूसरा रीजन है सासेक, ठीक है, SASEC, साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो इसके अंदर भी दोनों कंट्रीज मेंबर देखने को मिल जाती हैं, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। नाउ बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आज का लास्ट आर्टिकल इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इकोनॉमी आता है आपका GS पेपर 3 के अंदर। यहाँ पे चर्चा हो रही है हैकाथन मंथन 2021 के बारे में। तो यहाँ पे डिस्कशन होगा ये हैकाथन एग्जैक्टली क्या होता है। तो न्यूज़ में क्यों है, द हिंदू का ये आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा। जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इन्होंने कोऑर्डिनेशन किया किसके साथ, AICTE के साथ, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के साथ, और इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन के साथ ये लोग लॉन्च करने वाले हैं एक ऑनलाइन हैकाथन, जिसको नाम दिया गया है मंथन 2021। देखो हैकाथन एग्जैक्टली क्या होता है। हैकाथन एक डिज़ाइन स्प्रिंट लाइक इवेंट होता है। अब वो इवेंट ऐसा होता है जहां पर आप कह सकते हो ये जो कंप्यूटराइज एक्सपर्ट हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स होते हैं, इनके बीच में मीटिंग होती है। जैसे आप लोग यहाँ पर ये मीटिंग देख पा रहे होंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग भी और यहाँ पे मीटिंग करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनर, इंटरफेस डिज़ाइनर, प्रोजेक्ट मैनेजर, डोमेन एक्सपर्ट, इन सब के बीच में यहाँ पर कोलैबोरेशन होता है, आपस में मीटिंग करते हुए ये लोग नजर आते हैं, जैसा आपको यहाँ पर ये मीटिंग दिख रहा होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये जो हैकाथन मंथन 2021 है, इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद है कि इनोवेटिव कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करना, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस लेकर आना। आज के टाइम पर इंटेलिजेंस एजेंसीज को लेकर एक तरीके से बहुत सारी चैलेंजेस फेस करी जाती हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा, तो वो सारी जो चैलेंजेस हैं वो कैसे टैकल किए जा सकते हैं, तो ये सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ये कंप्यूटर एक्सपर्ट्स यहाँ पर इसका सोल्यूशन लेकर आने वाले हैं, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। और भी बहुत सारे हैकाथन हुए हैं, जैसे एक होता है वर्चुअल एग्री हैकाथन, ये एग्रीकल्चर के ऊपर बात करता है, ठीक है, कि हम लोग एग्रीकल्चर के सेक्टर, कृषि एरिया के अंदर कैसे कैसे हम लोग नए नए सोल्यूशन लेकर आ सकते हैं डिजिटलाइज वे में। उसके बाद ड्रग डिस्कवरी हैकाथन होता है, CCTNS हैकाथन साइबर चैलेंज होता है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथन होता है, 5G हैकाथन। तो यहाँ पर ये बहुत सारे हैकाथन्स और भी हैं, तो उसके बारे में याद रखना है। हैकाथन्स एग्जैक्टली एक ऐसी मीटिंग है, एक ऐसा इवेंट है जहाँ पर कंप्यूटर एक्सपर्ट्स के बीच में मीटिंग होती है और किसी इशू को लेकर यहाँ पर चर्चा होती है, उस इशू का सोल्यूशन निकाला जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर इन दोनों बॉडीज़ ने मिलकर कोलैबोरेट
करके, यानी कि BPRD और AICTE ने मिलकर कोलैबोरेट करके इस हैकाथन को लॉन्च करने वाले हैं, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। आई होप आप लोगों को सभी आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ आप लोग इसके नोट्स बनाकर चल सकते हो। नाउ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।